Today we are going to start a new chapter, CBSE Class 9 History Chapter 1, and the name of the chapter is French Revolution. Some of the points we will have to be discussed in detail in this chapter. These are: Point 1. The French society during the late 18th century. Point 2. Reason for financial crisis and effects. Point 3. Role of philosopher. Point 4. Outbreak of the revolution. Point 5. Women's revolution. Point 6. The evolution of slavery. Point 7. The revolution and everyday life. Point 8. Napoleon Bonaparte. So these points we will discuss in details. So let's start the chapter. Point 1. The French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI, a 20 years young from Bourbon dynasty, ascended to the throne of France. बोला जा रहा है कि 1774 में लुइस 16 जो जिसकी उम्र 20 साल थी वो ब्रेबन डायनेस्टी से था और वो फ्रांस के तख्त पर जो है वो बैठा. He was welcomed by empty treasures. The France was reeling under the tremendous debt which had mounted up to 2 billion livres. For meeting these expenses, increase in the tax was inevitable. The France society was divided into 3 states. First to state all the privilege. बोला जा रहा है कि 1974 में जब लुइस XVI 20 साल की उम्र में तख्त पर बैठा तो उसकी पूरी जो ख़जाना थी वो पूरे तरीके से खाली थी. ओके. और जो फ्रांस था वो एक बहुत ही बुरे तरीके से 2 बिलियन लीवर के कर्ज में जो था वो डूबा हुआ था. लीवर्स कम यहाँ पर है कि उस वक्त फ्रांस की करेंसी को लीवर्स कहा जाता था. ओके. और बताया गया कि अपने जो बेसिक खर्च थे गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो टैक्स को बढ़ाकर जो है वो लेता था. ओके. बताया गया है कि उस वक्त जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी. ओके. तो बुलाया जा रहा है कि जो फर्स्ट 2 स्टेट था वो हर तरीके से फ़ायदा में था और वो फ़ायदे में रहता था. ओके. फर्स्ट स्टेट में जो था वो कैलेंकी थी जो कि उस वक्त 8% थे. सेकेंड स्टेट में जो था वो नोबिलिटी थे जो 2% हिसाब में थे. और थर्ड स्टेट जो है वो बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, लैंडलेस लेबर थे और सर्वेंट थे. इन लोगों की पूरी आबादी जो थी वो 90% थी. ओके. सम विद इन द थर्ड स्टेट वेयर रिच एंड समवेयर पुअर. बोला जो थर्ड स्टेट में थे वो बहुत कुछ अमीर लोग भी थे और कुछ गरीब लोग भी थे. ओके. द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्सेस वर बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन. बोला है कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का और जो टैक्स का बर्डन था स्टेट्स का वो सभी जो था थर्ड स्टेट्स के ऊपर अकेला था. यानी थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, बाकी 2 स्टेट्स कोई टैक्स वगैरह नहीं देता था. पॉइंट 2. रीज़न फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इफेक्ट्स. ओके. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या रीज़न था जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में जो फ्रांस था वो डूबा हुआ था. यानी कि 2 बिलियन जो लीवर का फाइनेंशियल जो कर्ज था वो क्या रीज़न था जो डूबा हुआ था. ओके. पॉइंट 1. वेस्टेड मनी ऑन द पास्ट वार. बोला है कि बहुत सारे कंट्री से फ्रांस को जो है वो बैटल लड़ना पड़ा था, जंग लड़ना पड़ा था जिसकी वजह से उसकी ख़जाने जो है वो खाली हो गई थी. पॉइंट 2. हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटेन. बोला कि जो 13 जो है वो अमेरिकन कॉलोनीज थी और ये लोग ब्रिटेन से फ्रीडम्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ रहे थे. उसमें जो है बहुत सारा पैसा फ्रांस जो है वो खर्च करता था. ओके. पॉइंट 3. एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट एट वर्साइल्स. बोला है कि वर्साइल्स एक जगह का नाम है
फ्रांस के अंदर में, वहाँ वर्साइल्स एक पैलेस था। ओके, उस पैलेस में बताया गया है कि 5000 जो है वो रूम थे। ओके, और वो बहुत ही आलिशान जो है वो महल था, जिसमें बताया गया है कि उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा जो है वो खर्च लगता था, और साथ में उसमें एक कोर्ट भी था, एक कोर्ट सिस्टम चलता था, उसको भी जो है वो खर्च में जो था उसको में लगता था। ओके, तो बताया गया कि ये सब वजह से वो जो है वो फ्रांस का जो है वो ख़जाना खाली हो गया था। पॉइंट 4, ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोड मनी। बोला कि फ्रांस ने बहुत सारे कर्ज लिए हुए थे, और जिसका जो है भुगतान उसको इंटरेस्ट के शक्ल पे देना पड़ता था, इसलिए जो है वो फ्रांस का ख़जाना जो है वो खाली हो गया था। ओके, अब बताया गया कि ये सभी पॉइंट्स के बाद, ये सभी हम लोग पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम एराइज हुआ फ्रांस के अंदर में। ठीक है, जैसे किस तरीके से लोग सरवाइव करते थे, इसके अलावा अपने जो रोज़मर्रा के लाइफ थे उससे भी वो लोग स्ट्रगल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग आए, वो लोग कुछ बदलाव के शक्ल में लाने की कोशिश की। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस पॉइंट। Point 1, struggle for survival. Population of France grew and so did the demands for grain. The gap between the rich and poor widened. This lead to the subsistence crisis. बोला कि फ्रांस की जो है अब पॉपुलेशन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन जो है वो डिमांड कर रही थी कि हम लोगों को ग्रेन दो, अनाज दो। ओके, बताया गया कि एक तरीके से एक गैप बन गया था रिच और पुअर के बीच में। ओके, बताया गया कि इसकी वजह से लोग जो है वो अपने गुजर बसर करने के लिए बहुत ही क्राइसिस में से गुजरते थे। ओके, बताया गया कि सबसिस्टेंस क्राइसिस एंड एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। बोल रहा है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हुआ कि जहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर करना भी एक तरीके से ख़तरे में था, लोगों के पास वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते थे। द ग्रोइंग मिडिल क्लास, बोला है कि उभरता हुआ मिडिल क्लास। द 18th century witnessed the emergence of the middle class, which was educated and believed that no group in society should be privileged by birth. बोला है कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने 18th सेंचुरी में ये गवाह बना कि जो एजुकेटेड हुआ करते थे, ओके, और ये यकीन रखते थे कि कोई भी ग्रुप हो सोसाइटीज़ के अंदर में, उसको जो बाय बर्थ जो बेनिफिट मिलता है, बाय बर्थ बेनिफिट का मतलब कि हमारे पूर्वज जो थे वो राजा थे, हम उनके बाद जो है अगर वो गुजर गए तो हम भी राजा बन गए, हमको उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था तो हमको भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से कुछ सिस्टम था। तो बताया गया कि ये जो बाय बर्थ उन लोगों को कुछ फ़ायदे मिलते थे, वो बताया गया कि इन लोगों ने आवाज़ उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रोल ऑफ द फिलोसफर। बोलता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे फिलोसफर ने अपने राइटिंग के जरिए बहुत सारा लोगों को एक तरीके से प्रोवोक करने के लिए कोशिश किया, लोगों को जागरूकता करने की कोशिश की। सो वी हैव टू गेट इन डिटेल्स। These ideas were put forward by the philosophers such as Locke, the English philosopher, and Rousseau, French philosopher. The American Constitution and its guarantees of the individual rights was an important example of the political theories of France. These ideas were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among the through the books and the newspaper. These were even read loud. बोला जा रहा है कि जो फ्रांस जो बहुत सारे फिलोसोफर थे उन्होंने इस आइडिया को सोसाइटी के सामने लेकर गया। ठीक है, जिसमें से बताया गया कि लॉकी थे जो कि इंग्लिश फिलोसोफर था, रूसो था जो कि फ्रेंच फिलोसोफर था, और बताया गया कि अमेरिकन का उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से एक आम आदमी को के राइट दिया गया था। ठीक है, बताया गया कि ये जो था मेन मुद्दा था फ्रांस के अंदर में लोगों का,
पॉलिटिकल एक तरीके से मुद्दा था लोगों का फ्रांस के अंदर में कि उसने दिया है इंडिविजुअल को राइट्स, तो हमको भी यहाँ पर राइट्स मिलना चाहिए। ओके, बताया गया कि इस तरीके का जो आइडिया था वो सैलून में, कॉफ़ी हाउसेस में बताया गया कि लोग आपस में डिस्कस करते थे। इवन ये सब बातें जो है वो बुक्स में और न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी लिखी जाती थी। और बताया गया कि ये सारी बातें और मामला जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ में लोगों को बोला जाता था या पढ़ा जाता था। ओके, पॉइंट 4, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन का शुरू होना, स्टार्ट होना। ओके, French Revolution went through various stages. When Louis XVI became king of the France in 1774, he inherited a treasury which was empty. There was growing discontent with the society of the old regime. बोला जा रहा है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरा। ओके, बताया जा रहा है कि लुइस 16 जो है वो 1774 में फ्रांस का किंग बना। और बताया गया कि उस वक्त जो था फ्रांस का खजाना पूरे तरीके से खाली था। और बताया गया कि जो ओल्ड रिजाइम थे, ओल्ड रिजाइम कहते हैं कि जो 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले का पीरियड, उसके पहले का टाइम बताया गया कि पहले का जो टाइम था वो एक तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। ओके, 1789 Louis XVI called State General to pass the proposal for new taxes. The third state forms National Assembly. The Bastille is stormed. Peasant revolt in the countryside. बोला कि 1789 में जब लुइस 16 ने जनरल असेंबली को ऑर्डर दिया कि नए तरीके का टैक्स जो है वो पास करो। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि 14 जुलाई 1789 को बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि 70,000 जो लोग हैं वो बस्टाइल में आकर जमा हो गए। ठीक है, बस्टाइल में आकर जमा हो गए और उन्होंने अपने खुद जो है वो खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो नेशनल असेंबली में पास किया। ठीक है, और बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो विद्रोह था, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लुइस द 16 के अगेंस्ट में पीजेंट्स ने बहुत सारे गांव जो एरियाज था वहाँ पर शुरू कर दिया था। ओके, 1791 National Assembly completed the draft of constitution. It limited the powers of the king and guaranteed the basic right to all the human beings. France became the constitution of monarchy. बोला गया कि 1791 में जो नेशनल असेंबली था वो उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन का खाका जो है वो तैयार कर लिया था। ओके, और बताया गया कि इसमें जो किंग का पावर था उसको एक तरीके से लिमिट में कर दिया गया था और बताया गया कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को बेसिक राइट जो है वो दिया गया था। ओके, और इस तरीके से बताया जा रहा है कि फ्रांस जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज में आ गया था। ओके, 1792 and 93 abolish the monarchy and become a republic. National Assembly was replaced by convention. King and Queen were executed. बोला जा रहा है कि 1792 and 93 में मोनार्की का जो है वो एंड हो गया और रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो बना था। नेशनल असेंबली को हटाकर बताया गया कि एक कन्वेंशन जो है वो बनाया गया था। बताया गया है कि क्वीन और किंग को जो है दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उन लोगों को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। 1793 and 94 it is referred as a reign of terror. Robespierre followed a policy of several control. He executed all so-called enemies of republic. बोला कि 1793 and 94 में को जो है वो reign of terror कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दहशत का दौर। ठीक है, यानी कि खतरे का दौर।
बताइए कि रॉबस्पियर जो था वो भी बहुत सारी पॉलिसी जो है वो कंट्रोल में करना चाहता था। बताया गया कि उसको रिपब्लिक गवर्नमेंट का दुश्मन बोलकर उसको कत्ल कर दिया गया था, यानी उसको जान से मार दी गई थी। ओके।